हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा कि आप सभी ने कहा था कि एसएसटी की क्लासेस लेने के लिए, तो आज से आपकी एसएसटी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लगभग 15-20 क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें आपको लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं। तो 60 क्वेश्चन एक दिन में कराने में आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक दिन में हम 20 से 25 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद हम आपको ईवीएस का और मैथ हुआ आपका और साइंस हुआ, इनका भी क्वेश्चन हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, कभी भी क्वेश्चन को अगर करते हैं तो आपको करना है कि आप नंबरिंग क्या करिए, एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से करके आप अपने कॉपी पे नंबरिंग करिए। उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, खुद से दीजिए। फिर उसके बाद मैं जब आंसर बताती हूँ तो उसको मिलान करिए, सही है या गलत है। सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। और लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। अगर 20 क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं तो लगभग आप 16 से 17 क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। और देखिए एसएसटी की क्लासेस अगर रोज़ नहीं आ पाती हैं तो हफ्ते में आपको 2 से 3 दिन एसएसटी की क्लासेस मिल जाएंगी। और बाकी आपका जो सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है और उसके बाद आपका साइंस बचा है, तो इसको हम धीरे धीरे करवाते रहेंगे। तो इनकी भी क्लासेस धीरे धीरे आती रहेंगी। अगर इस तरीके से नहीं हो पाया तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लासेस लेकर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। ऑप्शन ए है पेशावर और मावला, बी है पेशावर और मथुरा, सी है पेशावर और वाराणसी, डी है आपका पेशावर और उज्जैन। आपको बताना है जो कुषाण थे उन्होंने शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया, तो वो शक्तिशाली केंद्र इनके कौन से हैं ये बताना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि ये जो इनका शक्तिशाली केंद्र था वो पेशावर और क्या था, मथुरा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों ए बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए दिया गया है। देखिए जो आपका विकल्प वाला कथन है ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, तो इसमें हम आपको जो इसका ऑप्शन होता है उसको नहीं दिखाएंगे, इस तरीके से बता के लास्ट में आपको ऑप्शन दिखा देंगे कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो ऑप्शन ए है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो ये सही बात है। जो आपका पूरा पाषाण काल होता है उसको हम कितना मानते हैं कि 20 लाख से कितना मानते हैं, पहले से हम 12,000 साल पहले के दौरान मानते हैं, ठीक है। अगला है ऑप्शन नंबर बी है कि इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये भी सही है आपका कि जो आपका पूरा पाषाण काल है इसको भी कितने भागों में बांटते हैं हम, 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है आपका आरंभिक, दूसरा है मध्य, तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ऑप्शन ए भी सही हुआ हमारा, ऑप्शन बी भी सही हुआ। ऑप्शन सी को हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो ये भी बात सही है कि जो आपका पूरा पाषाण काल है, जो मानव का इतिहास है वो 99% इसी काल में हुआ है। तो ए बी और सी क्या है, तीनों क्या है आपके सही है। तो इसको सही करना है तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो बिल्कुल सही होगा कि ए बी एंड सी आर ट्रू, ठीक है। ए बी और सी क्या है, सारे सही के सही हैं। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कथन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो ए है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए 1 है पद, 2 है वेतन, 3 है सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो बिल्कुल सही बात है। जो मनसब मुगल द्वारा चलाई जाती थी वो आपके रैंक को करता था, सैलरी करता था और क्या करता था, मिलिट्री करता था, ठीक है। तो सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, ये बात सही है। बी क्या है इनका कहना कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही कर लेंगे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा कि ए इज ट्रू बट बी इज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जो हमारा मनसब मुगल द्वारा चलाया गया था वो श्रेणी था, पद था, वेतन था, सॉरी
पद था, वेतन था और सैन्य का जो उत्तरदायित्व था वो निर्धारित किए जाते थे। लेकिन इन मनसबदार द्वारा सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक ही संख्या पर निर्भर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं, आप सभी देखिएगा यहाँ पर। देखिए जो मनसबदारी थी वो एक मनसबदारी व्यवस्था थी, वो एक विशिष्ट आपका क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था था। उसमें क्या होता था कि जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने कब किया था, आपका 1575 ईस्वी में किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए क्या अभी हमने आपको बताया, पद हो गया, वेतन हो गया, सैन्य उत्तरदायित्व हो गया, वो निर्धारित किए जाते थे। और मनसब का शब्द क्या होता है, आपका श्रेणी होता है या पद होता है। मनसब का मतलब ही श्रेणी या पद होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है आपका कि 33 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 33 वर्ग थे। और अकबर ने शासन के समय में 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। किस वर्ष की थी? 40वें वर्ष में की थी। और मनसबदारों की जो सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण था वो निर्दिष्ट संख्या पे सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो उस पर क्या था, सवार और क्या बनाए रखने की आवश्यकता थी, घुड़सवार बनाए रखने की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में पाया गया। ऑप्शन ए है कंधार, बी है मास्की, सी है टोपरा, डी है कालसी। तो देखिए वही उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर जो उत्तर होगा, जो अशोक का अभिलेख था वो और ग्रीक अरमाइक भाषा में वो कंधार में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? कंधार में। ग्रीक और अरमाइक, ठीक है, आरामाइक जो भाषाओं में पाया गया था इनका अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता क्या है, हम आपको बताते हैं। जैसे पत्थरों पे इस तरीके से कुछ उनके द्वारा लिखे गए उनके जो कार्य होते हैं, उनके कार्य को लिखा जाता है, या वो अच्छे कार्य करते हैं उसको लिखते हैं। मतलब इस तरीके से चीज़ों को वो लिखकर जगह जगह उनका ये अभिलेख बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि गोंड राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गांव थे और इसे उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए है उय्याकोंडन उदयार के अभिलेख में, ऑप्शन बी है अकबरनामा में, ऑप्शन सी है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, ऑप्शन डी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमराते विलियम मेथवर्ल्ड के वर्णन में। तो उत्तर बताना आप सभी को क्या होगा। देखिए गोंड राज था और गढ़कंटगा, वहाँ पे कितने गांव थे आपके? लगभग 70,000 गांव थे। तो इस गांव को उल्लेखित कहाँ किया गया है? तो ये आपके इस गांव को आपके अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, अभिकथन है कि स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। तो ये सही बात है, ऑप्शन कथन इनका सही है। इनका कारण क्या है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानिक देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। ये भी सही है, ठीक है। तो कथन भी सही, इनका कारण भी सही है, और जो इनका कथन ए का जो कारण आर है वो सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आइए ऑप्शन दिखा देते हैं क्या सही होगा आपका। तो चलिए देख लेते हैं, जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। बिरसा आंदोलन के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। ऑप्शन बी है बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। ऑप्शन सी है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। ऑप्शन डी है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया। अब देखिए बिरसा आंदोलन से आपको पूछा गया है, तो बिरसा आंदोलन, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा हमारा सही होगा, बी एंड डी। बी में क्या आपका कि बिरसा ने लोगों को क्या किया था, उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। डी में है आपका कि बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बिरसा आंदोलन के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो बिरसा थे
ये एक मुंडा परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मुंडा क्या है, एक जनजाति क्या है, समूह है, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं, ये छोटा नागपुर में रहते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। और क्या हुआ था कि 1995 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से क्या किया, आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करेंगे, संकल्प लें। जब आंदोलन फैलने लगा तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बिरसा का 1895 में गिरफ्तारी कर 2 साल के लिए क्या कर दिया, उनको जेल भेज दिया, ठीक है। अब जैसे 1800 कब इनको गिरफ्तार किया गया, 1895 ईस्वी में किया गया। फिर 2 साल के लिए जेल भेजा। जब 2 साल के लिए जेल भेजा तो 1897 में ये जेल से लौटने के बाद क्या हुए, बिरसा समर्थन जुटाते हुए गाँव-गाँव क्या करने लगे, घूमने लगे। घूमने के बाद क्या हुआ कि बिरसा ने लोगों को क्या किया, उकसाना आरंभ कर दिया। और क्या किया, उकसाने के लिए क्या किया, उन्होंने परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। और उन्होंने क्या किया कि सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। जो सफ़ेद झंडा होता है, इसको याद रखिएगा, सिंपल से समझिएगा। जो बिरसा थे वो मुंडा फैमिली से थे, ठीक है। और ये मुंडा क्या होती है, एक जनजाति होती है। 95 में क्या हुआ था कि इन्होंने अपने अनुयायी से क्या किया, आह्वान किया था, और अपने किसके लिए, गौरवपूर्ण अतीत और पुनर्जीवित करने के लिए। उसके बाद क्या, अंग्रेजों ने बिरसा को क्या किया, 1895 में गिरफ्तार कर लिया। फिर 1897 जब ये आए तो इनको गुस्सा आ गया, ये फिर से स्टार्ट कर दिए और समर्थन जुटाते जुटाते गाँव-गाँव घूमने लगे। और उसके बाद सबको उकसाने का काम करने लगे। और उकसाने के लिए अलग तरीके का एक प्रतीक का यूज़ करते थे और अलग तरीके की भाषा का। और इनका जो सफ़ेद झंडा था, ये इनके राज का क्या था, प्रतीक था। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, इसका भी आपका सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ए बी विचार करें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या है, बी को देख लेते हैं हम। कितना है आपका, 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े में से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। ये भी बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, और इसका कारण भी यही था, ये कारण भी सही कह रहा है, ठीक है। तो आइए इसका हम जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे सही होगा कि ए और बी दोनों सही हैं, और आपका जो ए का कारण है वो क्या है, बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। देखिए 1880 के दशक में क्या हुआ था कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि यहाँ पे जो भारत के लोग थे जितना कपड़ा पहनते थे वो 2/3 भाग ब्रिटेन का बना होता था। क्योंकि उस समय क्या होता था कि ब्रिटेन का एक पूंजीवादी देश था, और जहाँ भारत के सूत कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में वो भारत में आते थे। भारत के ये कपड़े वहाँ बन के ब्रांड के रूप में यहाँ के बेचते थे वो लोग, ठीक है। और जब ये जैसे ये ब्रिटेन में बनने लगा तब भारत की जो महिलाएं थी यहाँ क्या हुआ, उनके लिए रोज़गार कम हो गया, इसलिए वो अपनी आजीविका नहीं चला पा रही थी और वो बेरोजगार हो गई थी। क्योंकि जब कपड़े विदेश से बन के आ रहे हैं, देश में उन्हें काम ही नहीं मिलेगा, तो ये क्या होंगी, बेरोजगार ही होंगी। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। बिल्कुल नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन बी देखते हैं हम। तो ऑप्शन बी में दिया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये सही बात है कि महात्मा गांधी और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का क्या किया था, समर्थन किया था, इसको याद रखिएगा। अब ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या है। देखिए महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, औपनिवेशिक शिक्षा जो थी उसका क्या किया था, विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, और उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों का क्या है, को अपाहिज बना देगी। इसका हम आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ जो आंसर है वो गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इन्होंने विरोध किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी हम आगे रुके देखते हैं इसका।
अगर इसका क्वेश्चन अगर नहीं भी होता तब शायद इसका ये होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि गांधी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक क्या था कि जो अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा है वो भारतीय को क्या करे, अपाहिज बना रही है। तो इनका इसलिए ये विरोध किए। और वही रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि शिक्षा को सृजनात्मकता के साथ प्राकृतिक प्रयत्न के साथ जोड़ के देना चाहिए। अब गांधी जी क्या थे कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों पे प्रौद्योगिकी की उपासना के क्या थे, कट्टर आलोचक थे। और टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरागत श्रेष्ठ तत्वों का क्या थे, सम्मिश्रण चाहते थे। अब इसीलिए इन दोनों ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो विरोध वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ सही कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपका कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए है श्री नारायण गुरु, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है राजाराम मोहन राय। तो देखिए जो आपके प्राचीन में विधवाओं को जलाने की जो प्रकृति थी वो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, राजाराम मोहन राय। उनके समाज सुधारक से ये जुड़ा हुआ था। अब थोड़ा सा हम राजाराम मोहन राय के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। देखिए प्राचीन ग्रंथ में क्या था, विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई, कहीं अनुमति नहीं दी गई है। ये कथन कौन कहा? प्रसिद्ध समाज सुधारक राजाराम मोहन राय से जुड़ी थी। इन्हें ने जो राजाराम मोहन राय थे, इन्हें क्या था कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, अग्रदूत, और आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ही बाल विवाह हो गया, आपका सती प्रथा हो गया, जातिवाद हो गया, कर्मकांड हो गया, प्रथा प्रथा हो गया। तो इस सभी का क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। कौन? राजाराम मोहन राय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? जाति उन्मूलन पर अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सनातन धर्म सभा, बी है एशियाटिक सोसाइटी, सी है आपका भारत धर्म महामंडल, डी है सत्य शोधक समाज। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सत्य शोधक समाज हो जाएगा। सत्य शोधक समाज ही हमारा क्या था कि संगठन ने जाति उन्मूलन पर क्या किया था, मुख्य ध्यान दिया था। किस समाज ने? सत्य शोधक समाज ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी पर आपको पढ़ना है और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, टीपू सुल्तान के द्वारा। तो देखिए अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, सही बात है। तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। बी में है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया है, ये भी सही है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपरा का क्या किया था, विरोध किया था। और टीपू सुल्तान अंत तक अंग्रेजों से क्या किए, लड़ते रहे। तो यहाँ पर आइए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा कि ए एंड बी इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है ए.ओ. ह्यूम थे, बी है बदरुद्दीन तैयब जी थे, सी है रोमेश चंद्र दत्त जी थे, डी है आपका दादा भाई नौरोजी थे। तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो इसके लेखक थे आपके दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में। देखिए जो आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक थी, कौन लिखा था? अभी हमने आपको बताया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अब इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दादा भाई नौरोजी को ही क्या कहते हैं हम? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और भारत के क्या कहते हैं? अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी इन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। यह एक क्या थे? भारतीय नेता, व्यापारी, विद्वान, लेखक थे। ठीक है, क्या क्या थे? भारतीय राजनीतिक नेता भी थे, व्यापारी भी थे, और विद्वान क्या थे? लेखक भी थे। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें कि 1892 से 1895 के बीच फिंसबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबर्टी पार्टी के क्या थे? ये सदस्य, लिबरल पार्टी के क्या थे? सदस्य भी थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 से पूछा गया है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष
आंदोलन का हिस्सा थे? गुट निपेश का जो आंदोलन चला था उसका हिस्सा कौन कौन राज्य के नेता थे, राजनेता थे? ऑप्शन ए है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। बी है आपका भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। सी है आपका भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। डी है आपका कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो आपको बताना है, बताइएगा उत्तर। तो देखिए, जो राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे वो कहाँ के लोग थे, तो ये बता देते हैं। वो भारत के लोग थे, यूगोस्लाविया के लोग थे, इंडोनेशिया था इसमें शामिल, घाना था और मिस्र था। इतने लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? ऑप्शन ए है जुपिटर, बी है ईस्टर्न, सी है यूरेनस और डी आपका नेपच्यून। तो चलिए, इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि ए, बी एंड सी ये तीनों होते हैं। ठीक है, ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी और डी नहीं होगा। ठीक है, नेपच्यून नहीं होता है, लेकिन आपके बृहस्पति के पास भी छल्ले होते हैं, शनि के पास भी छल्ले होते हैं और यूरेनस के पास भी छल्ले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपके 15 क्वेश्चन। बाकी के हम बाद में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी बताइएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। और बेल आइकन क्लिक करने से ये होता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ अब तक ज़रूर पहुँचता है। तो थैंक यू एवरीवन। बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे आपके जो मैथ, साइंस, ईवीएस जो भी है उसके हम धीरे धीरे आपको, अगर इस तरीके से वीडियो नहीं आ पाए तो उसके हम सारे मैराथन करा देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।